हे गाइस व्हाट्स वेलकम बैक टू बेस लीला। तो भाई आज हम समझते हैं ये सारे पैरामीटर जो रिवर्ब के अंदर हैं क्या, और हम साथ ही साथ एफएल की रिवर्ब के साथ एबल्टन की रिवर्ब भी समझते रहेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग जब स्विच करते हैं या फिर अगर वो स्विच करना चाहते हैं तो उनको समझ नहीं आता वहाँ जो पैरामीटर्स मैं हिलाता था वो यहाँ पे कहाँ पे होंगे। तो सबसे पहले समझते हैं रिवर्ब क्या होती है। तो अगर आप किसी भी रूम में होते हो तो जब आप बोलते हो तो काइंड ऑफ आप एक एनर्जी जनरेट करते हो, और जैसे आप वो एनर्जी जनरेट करते हो तो वो चारों तरफ फैलती है। जब भी आप बोलते हो आपकी ऐसा नहीं होता एक ही डायरेक्शन में आवाज़ जाती है, वो चारों तरफ जाती है और वो दीवार से हिट होती है अगर आप किसी रूम में होते हो, और वो टकरा के वापस आती है। और जो टकरा के वापस आती है, सबसे पहली जो साउंड आप पे टकरा के आती है उसको बोलते हैं अर्ली रिफ्लेक्शन। बट ये प्रोसेस यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही टकरा के नहीं आती, कई पोर्शन उसका टकरा के वापस दूसरी दीवार की तरफ जाता है, और दूसरी दीवार भी सेम चीज़ करती है, टकरा के दूसरी दीवार। तो ये एनर्जी का पास ऑन चलता ही रहता है। बट ऐसा नहीं होता कि अभी ख़त्म नहीं होगा, वो रूम के ऊपर डिपेंड करता है। छोटा रूम है तो काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बहुत बड़ा रूम है तो उसको देर लगेगी ख़त्म होने में। तो ये होती है बेसिकली रिवर्ब। और अगर मैं आपको अभी एक इमेज भी दिखाऊं तो आपको इससे समझ में आएगा। जो रेड लाइन है ये आपकी डायरेक्ट साउंड है जो आपने जनरेट करी थी, और ये अर्ली रिफ्लेक्शंस हैं जो कि आपके बोलने के बाद टकरा के दीवार से सबसे पहले आप पे रिफ्लेक्शन जो आई। और ये जो ब्लू वाली है ये वो वाली साउंड्स हैं जो टकरा के दीवार में आपस में रिफ्लेक्ट करी जा रही है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। तो ये बेसिक था हमारा रिवर्ब का कि रिवर्ब किस तरह काम करती है, और इसी चीज़ को हम एम्यूलेट करते हैं अपने प्लगइन से, कि हम एक बहुत बड़े रूम में हैं या अपने बहुत छोटे रूम में हैं। और इससे आप ऐसे रूम्स भी बना सकते हो जो लिटरली कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते, मतलब ऐसे आप कोई भी अजीबोगरीब रूम भी बना सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम इस प्लगइन में देखें तो आपको एक ड्राई, ER और वेट, ये 3 नॉब्स आपको दिखेंगी। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं ये 3 नॉब्स क्या हैं। तो ड्राई बेसिकली आपका अनएफेक्टेड सिग्नल जो रिवर्ब से इफेक्ट नहीं हो रहा है, उसका आप यहाँ से एम्पलीट्यूड ऑल्टर कर सकते हो। अनअफेक्टेड सिग्नल। वेट बेसिकली क्या है, आपका टोटल अफेक्टेड सिग्नल। और ER क्या है, ER स्टैंड्स फॉर अर्ली रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे आप अर्ली रिफ्लेक्शंस का एम्पलीट्यूड सेट कर सकते हो। अर्ली रिफ्लेक्शन जस्ट अभी हमने बात करी थी, जो सबसे पहले टकरा के हम पे रिफ्लेक्शन आती है, वो वाली रिफ्लेक्शंस। तो यहाँ से आप उसका एम्पलीट्यूड ऑल्टर कर सकते हो। और एबल्टन के अंदर अगर मैं चलूँ तो उसके अंदर ऐसी कोई 3 या 2 सेपरेट नॉब नहीं है, उसमें ER वाली नॉब तो होती ही नहीं। उसके अंदर सिर्फ ड्राई और वेट की नॉब है हमारे पास, वो भी एक ही नॉब में गिवन है। जैसे अगर मैं पूरा राइट लेकर चले जाऊँगा तो पूरा वेट सिग्नल है, बट जैसे जैसे मैं धीरे धीरे लेफ्ट लेके जाऊँगा उसमें ड्राई सिग्नल इंट्रोड्यूस होने लग जाएगा। और अगर मैं इसको 0 कर दूंगा तो जस्ट अनअफेक्टेड सिग्नल है, मतलब रिवर्ब का कोई इफेक्ट नहीं लग रहा साउंड पे। और 100% मतलब फुली रिवर्ब, मतलब पूरा रिवर्ब से इफेक्टेड सिग्नल। तो अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि ड्राई वेट का फंडा क्या और एबल्टन में वो कहाँ होता है। तो हम बात करते हैं ये हाई कट और लो कट क्या है। और ना मैं वेट सिग्नल को इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि हम इफेक्टेड सिग्नल सुन पाए, क्योंकि इनमें से कोई भी नॉब हमारे ड्राई सिग्नल पे काम नहीं करने वाली, क्योंकि वो अनइफेक्टेड सिग्नल। तो मैं वेट सिग्नल को ऊपर कर देता हूँ और मैं हाई कट को इंट्रोड्यूस करता हूँ। देखो अब आपको काफ़ी ज़्यादा हाई सुनाई दे रहे हैं, इसका मतलब हमारी स्नेयर की हायर फ्रीक्वेंसीज पे रिवर्ब लग पा रही है, क्योंकि मैंने फ़िल्टर को ओपन कर दिया पूरा। बट यहाँ से देखो अगर मैं इसको फुल कर देता हूँ ये ऑफ हो जाता है, बट जैसे जैसे मैं नीचे लेके जाऊँगा वो क्लोज होगा। और सेम गोज़ विद लो कट, बट इसमें उल्टा सीन, अगर मैं इसको जस्ट पूरा लेफ्ट में रखूँगा तो ये ऑफ होगा, और जैसे जैसे ऊपर लेके जाऊँगा हमारा लो कट लगने लग जाएगा। तो ये जस्ट एक EQ है हमारी साउंड को रिवर्ब लगने से पहले जो हमारी साउंड पे अप्लाई हो जाएगा। और हम यहाँ से भी सेट कर सकते हैं एबल्टन के अंदर, उसको बोलते हैं इनपुट प्रोसेसिंग, कि साउंड रिवर्ब लगने से पहले हल्की सी प्रोसेसिंग जो आप करना चाहते हो अपने साउंड पे। लाइक इफ़ यू वांट अ हाई कट तो आप हाई कट को इनेबल कर सकते हो, और आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो कि कौन सी फ्रिक्वेंसी से हाई कट करना है और कितना स्मूथली या कितना एक्सपोनेंशियली करना है। और सेम ऐसे आप एक लो कट भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये वाला ऑप्शन आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे रिवर्ब में।
और इस साइड भी सबसे पहले यही चीज़ आती है, इनपुट प्रोसेसिंग। तो अब हम बात करते हैं डिले नॉब क्या करती है। उसके लिए ना मैं हल्का सा ड्राई सिग्नल को भी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, क्योंकि आपको तभी वो चीज़ समझ में आ पाएगी। तो अगर मैं डिले नॉब को 0 रखता हूँ तो जो हमारी डायरेक्ट साउंड है और ये जो अर्ली रिफ्लेक्शन है, इसके बीच का जो टाइम पीरियड है वो डिले नॉब सेट करती है। अगर आप इसको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दोगे तो डायरेक्ट साउंड के काफ़ी टाइम बाद हमारी रिफ्लेक्शन चालू होगी। अब मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। जैसे अभी स्नेयर ली और मैं डिके टाइम जस्ट 0 रखा हुआ है, तो आपको रिवर्ब जस्ट स्नेयर के साथ ही लगते ही सुनाई दे रही है और कुछ ऐसा पता भी नहीं लग रहा कि कुछ टाइम बाद आ रही है। बट आप उसमें एक डिले भी ऐड कर सकते हो। और अब आपको सुनाई पड़ रहा हो कि स्नेयर हिट हुई और उसके कुछ टाइम बाद जाके हमारी रिवर्ब आई। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल नॉब होती है। और इसको अप्रोच कैसे करते हैं मिक्सिंग में, जैसे आप कोई भी साउंड पे रिवर्ब लगाना चाहते हो और यू वांट कि वो साउंड थोड़ी बैकग्राउंड में पीछे चले जाए, तो आप प्री डिले को थोड़ा कम सेट कर सकते हो ताकि डायरेक्ट साउंड और रिवर्ब वाली साउंड मिक्स होए, ब्लेंड इन होए और वो थोड़ा पीछे आपको साउंड करेगी। बट इफ़ यू वांट आपकी साउंड पे रिवर्ब तो रह ही रहे, बट वो साउंड मशीन हो, बैकग्राउंड में पीछे ना जाए, थोड़ा फ्रंट में ही रहे, बट उस पर रिवर्ब भी हो, तो आप थोड़ा प्री डिले को इंक्रीज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी डायरेक्ट साउंड आपके फेस पे हिट भी करेगी और उसके बाद रिवर्ब भी आएगी जो एक काफ़ी अच्छा इफेक्ट बनाएगी। तो कई बार हमें अपने म्यूज़िक में कई एलिमेंट्स को फ्रंट में रखना होता है विद लिटिल बिट ऑफ रिवर्ब, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो अब ये टेम्पो बटन बेसिकली क्या करेगा, जो भी हमारी डिले आ रही है हमारी मेन साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के, वो एकदम ग्रिड में है, टेम्पो पे है। जैसे हम यहाँ पे सेट कर सकते हो लाइक 4 ग्रिड्स के बाद आया, तो देखो यहाँ पे आई थी रिवर्ब। बट अगर मैं इसको 8 कर दूंगा तो रिवर्ब एकदम इस वाली ग्रिड पे आई थी। तो आप उस डिले ऑप्शन को टेम्पो से भी सिंक कर सकते हो एफएल की रिवर्ब में, बट ये आपको एबल्टन की रिवर्ब में नहीं मिलेगा कि कहीं भी आप सिंक कर पाओ उसको अपने बीपीएम से। एबल्टन के अंदर ये डिले का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा प्री डिले के नाम से, और जैसे मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा ओरिजिनल साउंड और रिवर्ब वाली जो साउंड है हमारी, उसके बीच का जो गैप है वो इंक्रीज़ हो जाएगा जैसे आप इंक्रीज़ करोगे। और यहाँ पे 250 मिली सेकेंड्स भी लिखा हुआ है, कितनी देर बाद वो आएगी रिवर्ब। बट यहाँ पे ऐसा कोई टेम्पो का बटन नहीं है जैसे यहाँ पे है कि आप उसको अपने बीपीएम या ग्रिड से सिंक कर सको। तो हम बात करते हैं साइज़ क्या करता है। बेसिकली आपका रूम कितना छोटा है और कितना बड़ा है। जैसे अगर मैं इसको इतना बड़ा कर दूंगा तो ये कोई ऑर्केस्ट्रल सा बहुत बड़ा हॉल है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा नैरो कर दूंगा तो हमारे बाथरूम काइंड ऑफ छोटा सा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इससे क्या होता है, हमारी टोनालिटी जो होती है रिवर्ब की वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है। इसको कर सुन के देखते हैं। काफ़ी रिंगी रिंगी सी हो जाती है जब हम छोटा सा रूम कर देते हैं, और काफ़ी बड़ी सी रिवर्ब हो जाती है जैसे ही हम उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं। और आपको ये साइज़ का नॉब यहाँ पे मिलेगा एबल्टन के रिवर्ब में। तो हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट नॉब डाइफ्यूजन। ये क्या करती है, तो ये जो हमारा रूम बन रहा है एकदम सर्कुलर, उसका शेप ही चेंज कर देगी। देखो इस तरह। तो इससे क्या हो रहा है, वो बार बार जो रिफ्लेक्शंस हो रही है वॉल के बीच में उसको हम इंडिविजुअली सुन पा रहे हैं। जैसे मैंने नंबर ऑफ़ वॉल्स कम कर दी, बट जैसे ही मैं धीरे धीरे नंबर ऑफ़ वॉल्स बढ़ाता जाऊँगा वो स्मूथ आउट होने लग जाएगा और हम इंडिविजुअली उस रिफ्लेक्शन को परसीव नहीं कर पाएंगे। अब ये चीज़ हमारे एबल्टन के स्टॉक रिवर्ब में नहीं होती है, और उसमें जो शेप का नॉब गिवन होता है उसका कुछ और काम होता है। वो हल्की सी जो जैसे हमारी अर्ली रिफ्लेक्शन होती है उसको हल्का सा ऑल्टर करता है, कितना स्मूथ हो कितना शार्प हो, वो ये चीज़ चेंज नहीं करती। अगर मैं उसको करके भी दिखाता हूँ, वो जो ये वाला इफेक्ट था, तो अब हम इन 4 नॉब्स की बात करते हैं और इन 2 नॉब्स को जस्ट थोड़ी देर में बात करेंगे इनके बारे में। और मैं सबसे पहले ना डिके नॉब को इंक्रीज़ करता हूँ और देखना क्या होगा हमारी साउंड पे। पहले राइट क्लिक करके डिफ़ॉल्ट प्रीसेट ओपन कर लेता हूँ। और एक बार मैं डिके कम करके प्ले करता हूँ सेम चीज़ को। तो डिके काफ़ी ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि हमारी जो रिवर्ब है वो कितनी देर बाद ख़त्म हो जाएगी। जैसे अगर मैं अभी टाइम देखूँ तो अभी 2.0 सेकंड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमारी रिवर्ब को -60 डेसिबल
के नीचे जाने में 2 सेकंड लगेगा, या फिर इजी वे में बोलूँ तो हमारी रिवर्ब को ख़त्म होने में 2 सेकंड्स लगेंगे। और देखो मैं इसको प्ले करता हूँ, 1 2 और रिवर्ब ख़त्म। बट जैसे मैं इसको इंक्रीज़ कर दूंगा मे बी 10 सेकंड्स तक, तो अब हमारी 10 सेकंड्स तक रिवर्ब चलती रहेगी। और आपको ये सेम नॉब एबल्टन में यहाँ पे मिलेगी, इसको बोलते हैं डिके टाइम। और जैसे ही मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा तो सुनना, और जैसे ही इसको मैं डिक्रीज़ करूँगा तो आप साउंड की तरफ ध्यान लगाना। जैसे ही मैं इसको जस्ट मिली सेकेंड्स कर देता हूँ तो ख़त्म हो जाएगी, हमें सुनाई भी नहीं पड़ रहा। बट इसको मैं जैसे 1 सेकेंड समथिंग करता हूँ, 2 सेकेंड्स में रिवर्ब ख़त्म। अब 13 सेकेंड्स लगेंगे रिवर्ब को ख़त्म होने में। तो अब ये देखते हैं ये बेस नॉब क्या करती है। और उसके लिए जस्ट मैंने एग्जाम्पल के लिए किक ले लिया। किक पे रिवर्ब लगा सकते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, बट वैसे जनरली मिक्स में अच्छा नहीं लगता किक पे रिवर्ब। तो अब क्या होगा, अब मैं बेस फ्रिक्वेंसीज़ का डिके टाइम अलग से ऑल्टर कर पाऊँगा। जैसे मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ, और मैं इसको डिक्रीज़ कर देता हूँ, तो देखो हमारी बेस फ्रिक्वेंसीज़ अगर मैं इसको कम रखूँगा तो जल्दी डिके या ख़त्म हो जाएंगी, वो ख़त्म हो चुकी हैं। बट जब मैं इसको इंक्रीज़ रखूँगा तो हमारी बेस फ्रिक्वेंसीज़ अभी तक डिके करी जा रही हैं। तो यहाँ से आप ऑल्टर कर सकते हो। और इससे, इस नॉब से ये चीज़ कनेक्टेड है, क्रॉस ओवर बोलते हैं इसको। ये क्या करता है, जैसे ऊपर देख रहे हो 507 हर्ट्ज़ लिखा रहा है, तो इसका मतलब 507 हर्ट्ज़ के नीचे जितनी भी फ्रिक्वेंसीज़ हैं उसको वो एज अ बेस कंसीडर करेगा। अब मैं इसको इंक्रीज़ कर दूँ 600 700 अप्रॉक्स समझ लो, तो इसका मतलब वो 700 के नीचे की जितनी भी फ्रिक्वेंसीज़ हैं उसको वो बेस कंसीडर करेगा। और उन फ्रिक्वेंसीज़ की आप डिके टाइम यहाँ अलग से ऑल्टर कर सकते हो। और अब अगर हम उसकी नेक्स्ट नॉब देखें, डैम्प नॉब, तो क्रॉस ओवर से जस्ट हम ये सेट कर रहे थे कि किस फ्रिक्वेंसीज़ के नीचे उनको एज अ बेस कंसिडर करा जाए। बट डैम्प क्या है, इसका नाम है हाई डैम्प। ये अपने आप एक सर्टेन हाई फ्रिक्वेंसीज़ का मेजर रखता है, और उन फ्रिक्वेंसीज़ को कितनी जल्दी ख़त्म कराना है फिर कितनी जल्दी ख़त्म नहीं कराना वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। या फिर आप ये भी कह सकते हो ये अलग से डिके नॉब है आपकी हायर फ्रिक्वेंसीज़ के लिए। हायर फ्रिक्वेंसीज़ चली जा रही हैं। अब इसको कम रख के प्ले करते हैं, ख़त्म होने लगी हायर फ्रिक्वेंसीज। और इसको बिल्कुल ही डैम्प कर देते हैं। हायर फ्रिक्वेंसीज आई थी और बहुत ही जल्दी गायब होगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ये 3 नॉब्स भी डिके नॉब्स हैं, बट ये बेस फ्रिक्वेंसीज़ के लिए, ये हायर फ्रिक्वेंसीज़ के लिए हैं। और सिर्फ बेस फ्रिक्वेंसीज़ के लिए क्रॉसओवर भी है कि किन फ्रिक्वेंसीज़ के नीचे ये रिवर्ब प्लगइन को एज अ बेस कंसिडर करे। अब ये चीज़ एबल्टन में कहाँ पे होती है, उसको बोलते हैं डायफ्यूजन नेटवर्क। ये जो डायफ्यूजन नॉब करती है वो इसमें नहीं होता, बट यहाँ पे डायफ्यूजन नेटवर्क का मतलब यही चीज़ होता है। तो डायफ्यूजन नेटवर्क में आपके पास 2 ऑप्शन है, हाई और लो। तो हाई ऑन करोगे तो ये वाली फ्रिक्वेंसीज 796, इसके ऊपर की जितनी भी फ्रिक्वेंसीज़ हैं वो कितनी जल्दी डिके होंगी वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। देखो अब फटाफट डिके हो जाएंगी, देख रहे हो, हाई फ्रिक्वेंसीज फटाफट डिके होगी क्योंकि यहाँ पे मैंने जस्ट बिल्कुल ही 0.2 सेट कर रखा है। बट जैसे जैसे मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा वैसे वैसे सुनना, अब वो इतनी जल्दी डिके नहीं होगी, पर अब वो बहुत जल्दी डिके हो रही थी। और सेम ऐसे आप लोअर फ्रिक्वेंसीज़ के लिए भी कर सकते हो। जो भी मैंने यहाँ पे फ्रिक्वेंसी चूज़ करी है उसके आगे नहीं, क्योंकि हमने लो बटन यूज़ करा हुआ है, उसके पीछे की सारी फ्रिक्वेंसीज़ को कितनी जल्दी डिके कराना है, जल्दी डिके कराना है, बहुत स्मूथली डिके कराना है, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। देखो लो फ्रिक्वेंसीज फटाफट गायब होगी। और अब यहाँ पे देखोगे तो वो सस्टेन्ड रहेंगी, अब नहीं गायब हो रही, सुनाई दे रही थी एंड तक। और अब सुनना, तो एबल्टन के अंदर आप इसी सेम ही चीज़ को डायफ्यूजन नेटवर्क से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ अगर हाइस को कितनी जल्दी डिके ख़त्म करना है और यहाँ से कितने लोस को करना है। तो अगर आप एक रियल लाइफ का सिनेरियो देखोगे तो उसमें जितना ज़्यादा बड़ा आपका रूम होता है उतनी रिफ्लेक्शंस को टाइम लगता है टकरा के वापस आने में। अगर आप बैडमिंटन कोर्ट का एग्जांपल लो तो अगर आप उसमें कुछ बोलते हो या फिर आप शटल को हिट करते हो तो आपकी साउंड जब जनरेट होती है शटल के हिट करने से, तो क्योंकि वो रूम बहुत बड़ा है तो साउंड को बहुत देर लगेगा टकरा के वापस आने में।
तो उस रूम का, जो बड़े रूम्स होते हैं उनका प्री डिले जनरली थोड़ा ज़्यादा होता है। और क्योंकि वो रूम बड़े होते हैं तो वहाँ आवाज़ टकराती रहती है एक दूसरे से, क्योंकि एक छोटे रूम, बाथरूम में क्या होता है, टकरा के फटाफट एनर्जी ख़त्म हो जाती है। पर बड़े हॉल्स में क्या होता है, वहाँ पे बड़ी बड़ी वॉल्स होती हैं, तो आवाज़ टकराती है एक दूसरे से और बहुत देर तक वहाँ पे सस्टेन रखती है। इसलिए मोस्टली अगर आप अपने वोकल्स को ये रिप्रेजेंट कराना चाहते हो कि वो बहुत ही ज़्यादा बड़े रूम में, प्री डिले ज़्यादा रख सकते हो और डिके भी ज़्यादा रख सकते हो, और इससे काफ़ी ज़्यादा एटमॉस्फेयर को बड़ा सा ऐसा लगेगा आप बहुत बड़े ही हॉल में आप सिंग कर रहे हो। बट अगर आपके रैप वोकल्स एकदम एग्रेसिव, एकदम ऑन द फेस, तो आप क्या सेट कर सकते हो, अपने प्री डिले को थोड़ा सुन सुन के ऑल्टर कर सकते हो कि क्या परफेक्ट बैठ रहा है, और आप डिके टाइम को कम कर सकते हो। और ये डिफरेंट जो हमारा डाइफ्यूजन नेटवर्क है या फिर इसके अंदर बेस या हाई डैम्पिंग है, ये बेसिकली और ज़्यादा उस रूम के कैरेक्टर को डिफाइन करता है कि उसमें कैसी वॉल्स लगी हैं, किस टाइप का मटेरियल है, कि कितनी जल्दी हायर फ्रिक्वेंसीज ख़त्म हो रही है, कितनी जल्दी लोअर फ्रिक्वेंसीज ख़त्म हो रही है। तो हम बात करते हैं मॉड और ये स्पीड क्या करती है। तो मैंने इनके मैनुअल में पढ़ा था, मॉड बेसिकली क्या करते हैं, आपकी साउंड को थोड़ा ज़्यादा और मेटालिक बनाती है। हम इसको एक बार इंक्रीज़ भी करके देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है पता लगाना कि क्या काम कर रहा है ये मैनुअल में ये लिखा था कि इसकी मॉड बेसिकली क्या करता है, आपकी साउंड को और ज़्यादा श्रिलिंग और मेटालिक बनाता है, और वो कितने रेट या कितनी हाई स्पीड से उसको श्रिलिंग बना रहा है वो आप स्पीड से सेट कर सकते हो। बट ये सुन के बताना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है मेरे को इस सिनेरियो में। इसके साथ आप खेल के देख सकते हो आपके लिए परफेक्ट क्या बैठता है। और मॉड और स्पीड जैसी चीज़ एबल्टन के अंदर ये अर्ली रिफ्लेक्शन का सेक्शन करता है। इसके अंदर ये भी हमारे जो रिवर्ब होती है उसको बहुत सटल तरीके से अनडिफाइंड बनाता है, मतलब थोड़ा सा ख़राब करता है। इसको एक बार सुन के देखते हैं। बिल्कुल इन्हीं नॉब्स की तरह कि हमारी रिवर्ब को थोड़ा सटल सा अनडिफाइंड बनाए, एकदम प्योर ना रहे, वो हल्की सी डी ट्यूनिश या थोड़ी सी अनडिफाइंड सी रहे। तो अब हम बात करते हैं ये हमारा ये वाली नॉब क्या करती है। तो ये बेसिकली मोनो और स्टीरियो, अपने वेट सिग्नल को, ड्राई सिग्नल को इसमें से कोई भी नॉब इफेक्ट नहीं करेगी। हमारा जो वेट सिग्नल है उस रिवर्ब को आप कितना ज़्यादा मोनो रखना चाहते हो और कितना ज़्यादा स्टीरियो रखना चाहते हो, एक बार हम इसको सुन के देखते हैं। लेफ़्ट करती है हमारी रिवर्ब काफ़ी ज़्यादा स्टीरियो में होगी और राइट करते ही मोनो में। तो इसको यूज़ में पता है कैसे लेते हैं, मैंने काफ़ी ज़्यादा इंजीनियर्स को देखा है, वो अपनी रिवर्ब्स को भी मोनो और स्टीरियो में ऑल्टर करते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर सेपरेशन। जैसे आप चाहते हो आपके वोकल्स आपके पियानो से, आप उन दोनों चीज़ों पे रिवर्ब हो बट उनके बीच में एक हल्की सी सेपरेशन हो, तो आप उनकी रिवर्ब पे भी ये चीज़ को अप्लाई कर सकते हो कि मे बी अगर आप चाहते हो आपके वोकल्स ज़्यादा वाइड लगे एज़ कम्पेयर टू आपका पियानो, तो मे बी आप पियानो के ऊपर अपने उस रिवर्ब को हल्का सा मोनो की तरफ लेके जा सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपके वोकल ज़्यादा वाइड हो तो उसको हल्का सा स्टीरियो, या फिर वाइस वर्सा उल्टा सिनेरियो, अगर आप चाहते हो आपका पियानो थोड़ा वाइड लगे और वोकल एकदम सेंटर में लगे, तो आप वोकल्स की रिवर्ब को हल्का सा मोनोइश रख सकते हो। तो इससे क्या होगा कि हल्का सा सेपरेशन क्रिएट होगा, जो कि यही थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं जो प्रो इंजीनियर्स कर रहे होते हैं, जो हम बिगनर्स मिस आउट कर जाते हैं। और ये वाली स्टीरियो स्प्रेड वाली नॉब आपको एबल्टन के अंदर यहाँ पे मिल जाएगी, कितनी ज़्यादा स्टीरियो रखना है या कितनी ज़्यादा मोनो रखना है अपनी सिग्नल को। तो हमारी एक लास्ट बटन रह गया है, वो है हमारा ये मिड और साइड का बटन। तो ये मिड और साइड खुद में एक टॉपिक है और हम एक वीडियो बनाने वाले हैं जल्दी कि मिड क्या होता है और साइड क्या होता है। तो हमारी एक साउंड के अंदर दो टाइप की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, मिड इन्फॉर्मेशन और साइड इन्फॉर्मेशन, और उस इन्फॉर्मेशन में से आप किस चीज़ पे रिवर्ब लगाना चाहते हो। जिसको मिड साइड के बीच का डिफरेंस नहीं पता है, सून हमारे चैनल पे एक वीडियो आने वाली है इसके ऊपर, और उसको वीडियो को देखने के बाद आपको ये वाला बटन सेंस बनाएगा। अभी ये बटन सेंस नहीं बना रहा तो इसको मिड पे ही छोड़ दो और चेंज मत करना। ये जस्ट यही है कि आपको मिड इन्फॉर्मेशन पे रिवर्ब लगानी है फिर साइड इन्फॉर्मेशन पे रिवर्ब लगानी है। अब ये चीज़ एबल्टन के रिवर्ब के अंदर नहीं होती है, क्योंकि मैंने ट्विटर पे कश्मीर या किसी प्रोड्यूसर का ट्वीट देखा था और उसने मेंशन करा था कि एबल्टन की स्टॉक रिवर्ब साइड्स पे रिवर्ब नहीं लगाती है, वो सिर्फ और सिर्फ मिड पे ही लगाती है और उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ही सेट रहता है और आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो मुझे लगा आपको बताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि एफएल की रिवर्ब काम कैसे करती है, और साथ ही साथ एबल्टन में वो सारी कहाँ पर है। और एबल्टन के अंदर कई चीज़ें जैसे कोरस और डेंसिटी स्केल जो कि बहुत सटल इफेक्ट डालती है, एक्स्ट्रा है। वैसे ही हमारे एफएल की रिवर्ब में ये मिड साइड को ऑप्शन और ये जो डायफ्यूजन जो इसका नंबर ऑफ वॉल्स कम कर देता है, ये काफ़ी ज़्यादा तगड़ी चीज़ लगती है मेरे को कि इससे इसको काम करके हम साउंड डिज़ाइन की तरफ से इसको यूज़ कर सकते हैं। बड़ा सही लगता है मुझे।
ऑल राइट, अगर आपको वीडियो में मज़ा आया तो भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर ठोक दो, और आई होप आपको हर एक चीज़ समझ में आई होगी। कोई भी चीज़ मिस आउट हो गया तो आप कमेंट में लिख दो, हम वहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देंगे। या फिर आपका कोई पर्सनल डाउट है कि रिवर्ब को इस सिनेरियो में किस तरह अप्रोच करूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वैसे ये वीडियो ज़्यादा उस पर थी कि हर एक नॉब काम कैसे करती है, रादर देन इसको आप प्रैक्टिकली यूज़ कैसे करो। सुन हम वो वाली वीडियो भी रहेंगे, बट उसके लिए कमेंट और सब्सक्राइब बटन ठुक जाना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।